क्या आपने कभी देखा है कि एक नया ट्रेडर जब ट्रेडिंग सीखता है, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में सीखता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखता है, ट्रेंड लाइंस के बारे में सीखता है, तो वो सबसे पहले चीज़ क्या करता है, अपने चार्ट पर लगभग 10 से 15 अलग अलग इंडिकेटर्स प्लॉट कर देता है, जिससे उसको लगता है कि उसकी ट्रेडिंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसी का ही उल्टा होता है, उसको ना प्राइस दिखता है, ना समझ में आता है कि कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर बाय सिग्नल दे रहा है, कौन सा इंडिकेटर सेल सिग्नल दे रहा है, कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर काम करना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब झमेले में नया ट्रेडर पड़ जाता है। वहीं पर अगर आप प्रो ट्रेडर का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप उसके चार्ट पर देखोगे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता है, वो कुछ सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ करेगा, ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेगा, लेकिन उसके चार्ट पर एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो ही इंडिकेटर आपको दिखेंगे, उससे ज़्यादा इंडिकेटर आपको बहुत ही मुश्किल से दिखेंगे। क्या इसका ये मतलब है कि जो प्रो ट्रेडर है वो प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और इंडिकेटर को कम इंपॉर्टेंस दे रहा है? बिल्कुल। देखो, प्राइस एक्शन या कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस जब करते हो तो हमेशा प्राइस को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना चाहिए और इंडिकेटर को हम लोग को सेकेंडरी चीज़ देखना चाहिए एंट्री और एग्जिट प्लान करने के लिए, बस। तो इंडिकेटर के हिसाब से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। इंडिकेटर को देखकर आप सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हो कि यहाँ से अगर आप एंट्री बनाओगे तो क्या है, आपका ट्रेड यहाँ से सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो कितना सक्सेसफुल होने की चांसेस है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स के बारे में। अभी ऑलरेडी ये मैंने इंडिकेटर फॉर बिगिनर्स के ऊपर मैंने पहले 3-4 साल पहले एक सीरीज बनाया था, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। और अगर आपको अपडेटेड वीडियो चाहिए अभी 2026 के हिसाब से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं ये वाली जो सीरीज़ है टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, ये सीरीज़ खत्म होने के बाद मैं इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज़ भी बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो चले बिना कोई देरी के सीधा स्क्रीन की तरफ। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं या ऑसिलेटर के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम लोग आरएसआई भी कहते हैं। अभी आरएसआई क्या होता है? देखो, आरएसआई में ना एक रेंज होती है 0 से लेके 100 तक। अभी इस रेंज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर आरएसआई की जो वैल्यू है अगर वो 70 के ऊपर है तो ये ओवरबॉट हो गया, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदारी कर दी है और यहाँ से मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर अगर 30 के नीचे है आरएसआई की वैल्यू तो ये ओवर सोल्ड है, यानी कि यहाँ पर बहुत लोगों ने अपना माल बेचा है। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये है सिंपल तरीके से आरएसआई, ठीक है। अभी ये जो मैं आप लोगों को जो भी इंडिकेटर में बताऊंगा, तो ये मैं सिर्फ आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपको इसका डिटेल्ड और एडवांस एक्सप्लेनेशन चाहिए, एकदम एडवांस वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके उसके लिए ज़रूर बता देना। मैं एक एडवांस वीडियो भी हर एक इंडिकेटर के लिए लेके आ जाऊंगा। एक प्रो टिप देना चाहूंगा, जब भी देखो आरएसआई की वैल्यू अगर 50 के ऊपर चली जाती है ना तो ये बुलिश मोमेंटम कंफर्म करता है, और 50 के नीचे चली जाती है तो बेरिश मोमेंटम कंफर्म करता है, ठीक है। लेकिन देखो, हर एक बार मैं बताता हूँ कि कोई भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लो, कैंडल स्टिक देख लो, मूविंग एवरेजेस देख लो, वॉल्यूम देख लो, बाय द वे सबके ऊपर चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हो। जो भी मैं चीज़ हमेशा बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन लोग को सिर्फ खुद के एक आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉम्बिनेशन में ट्रेड करना चाहिए। और हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो आरएसआई के कॉन्स क्या है? देखो, ये आरएसआई क्या हो जाता है, काफ़ी लंबे समय तक आपको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बता सकता है, स्पेशली जब ट्रेंड एकदम बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बता सकता है। इनफैक्ट अगर जहाँ पर पुल बैक आएगा, जहाँ पर आप छोटा सा एक पुल बैक वाला मूव कैप्चर कर सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी बार ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट बताएगा, तो वहाँ पर आप वो भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। दूसरी बात हो जाती है, क्योंकि ये इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है, तो ये लैगिंग है, ऑब्वियसली पहले प्राइस मूव होगा, उसके बाद ये फिर वो मैथमेटिकल जो भी वो लोग का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको सिग्नल देगा। वो एक चीज़ है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमेशा आपको प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर को ट्रेड करना चाहिए। कोई भी इंडिकेटर आप देख लो, चाहे वो आरएसआई देख लो, चाहे मूविंग एवरेजेस देख लो, चाहे बॉलिंजर बैंड देख लो, आप कोई भी दूसरा इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड देख लो, वो सब हमेशा प्राइस एक्शन को पहले इंपॉर्टेंस देना चाहिए, फिर उसके बाद इंडिकेटर को। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, आप मान लो देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसा कुछ चार्ट बन रहा है, ठीक है। हम लोग ने चार्ट पैटर्न डिस्कस करा था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। देखो, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा एक चार्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो चार्ट है, ये जो भी चार्ट, जिसने भी चार्ट पैटर्न वाला वीडियो देखा है उसको पता होगा, आप कमेंट करके इस चार्ट का नाम बता देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट इतना ऊपर गया है, और यहाँ पर एक हम लोग को एक ऐसी हैमर का इन्वर्टेड हैमर के टाइप कैंडल मिल रही है, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से सेलिंग सिग्नल बता रही है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से सेलिंग सिग्नल है। और यहीं पर अगर आप नीचे ये देखोगे, आरएसआई देखोगे, तो यहाँ पर 70 के ऊपर पहुंच गया है, तो यहाँ पर हम लोग को ओवरसोल्ड भी, सॉरी, ओवरबॉट भी दिखा रहा है।
तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग को तीन तीन कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर हम लोग को चार्ट पैटर्न के हिसाब से कहीं ना कहीं सेलिंग सिग्नल है, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से सेलिंग सिग्नल है, और इंडिकेटर या ऑसिलेटर के हिसाब से भी सेलिंग सिग्नल है। और अगर उसके ऊपर वॉल्यूम जोड़ दे तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग को ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैं यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लूँ या नहीं लूँ, या मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ, मार्केट को रिएक्ट करने का वेट करूँ। वो सब हम अपने दिमाग में ख्याल नहीं आएंगे, आप प्रॉपरली फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमेशा उस हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस एक्शन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को चार्ट पर भी दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है यहाँ पर RSI पे। देखो तो RSI आप जब भी प्लॉट करोगे, कोई भी ऑसिलेटर आप प्लॉट करोगे, इंडिकेटर ना हमेशा चार्ट के ऊपर आ जाता है। जैसे आप मूविंग एवरेज देखे थे ऐसे चार्ट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जो RSI या जो भी ऑसिलेटर होगा वो हमेशा चार्ट के इधर नीचे साइड ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट आया जहाँ पर इंडिकेटर ने RSI ने बताया कि ये ओवर सोल्ड हो गया, सॉरी ओवर बॉट हो गया है, ठीक है। तो ये 70 के ऊपर है। आप देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये 70 की लाइन है, और ये जो नीचे वाली लाइन है 30 की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर बॉट हो गया है, तो यहाँ पर से सिग्नल क्या है कि यहाँ पर से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखो कि प्राइस एक्शन का भी यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिला। आप यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, फिर उसका थोड़ी देर पॉज हुआ, फिर बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर पुल बैक लिया, फिर वापस रेड कैंडल। तो यहाँ पर पुल बैक लेते लेते मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल ही रहा है। आप देखो कितना अच्छी खासी गिरावट है। अगर आप पूरी गिरावट भी कैप्चर नहीं कर पाओ, इस लेवल तक भी कैप्चर कर पाओ, इस लेवल से आप एंट्री ले रहे हो, उसके थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस बनाओगे, तो आपको डेफिनेटली 1:4 1:5 का ट्रेड तो यहाँ पर इजीली मिल जा रहा है। चलिए दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ओवर ओवर सोल्ड दिखा रहा है। मार्केट देखो कितना अच्छी तरीके से नीचे आ रहा था, पहले साइडवेज था। यहाँ देखो उसने ओवर सोल्ड इस लेवल पे दिखाया, देखो इस लेवल पे ओवर सोल्ड दिखा, लेकिन डायरेक्टली क्या इस लेवल से बाइंग है? नहीं। मार्केट ने फिर भी थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, थोड़ी देर तो काफी, यहाँ पर देखो इंडिकेटर जो RSI है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर दो तीन बार टेस्ट करा, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग को समझ में आया कि जो बायर्स है वो इस लेवल के नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहे, यानी कि ये लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे ही यहाँ पर देखो आप, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, यानी कि यहाँ पर कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन मिला। RSI ने कुछ देर पहले हम लोग कंफर्मेशन दिया, और ब्रेकआउट पैटर्न भी। और मेरे इसके अंदर मैंने वॉल्यूम्स चेक नहीं करे थे, बट मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे होंगे। अगर यहाँ पर हम लोग को ऐसे 3-4 कंफर्मेशन मिलते हैं, यहाँ पर हम लोग ने एंट्री ले लिया, इतना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड देखो आप कितना बड़ा ट्रेड मिला है। 1:3 1:4 का आपको ईजिली यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर है ना, RSI में एक एडवांस कॉन्सेप्ट होता है RSI डाइवर्जेंस, ठीक है। वो डाइवर्जेंस के बारे में अगर आपको सीखना है ना, तो कमेंट करके जरूर बताता हूँ, मैं RSI डाइवर्जेंस के ऊपर वीडियो लेकर जाऊँगा। वो नॉर्मल RSI जैसे जो मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ है, लेकिन वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव भी है, आपको ट्रेड करने में और भी ज़्यादा हेल्प कर सकता है वो वाला जो कॉन्सेप्ट है RSI में, ठीक है। चलिए दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो इंडिकेटर है MACD, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर, ये काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एकदम सरल भाषा में इसको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करते हैं। देखो इसके अंदर RSI में दो चीज़ें होती है, एक 70-30 वाला बैंड होता है, और एक जो RSI की वैल्यू होती है, बस वो होता है। अभी इसके अंदर ना तीन चीज़ें होती है, एक MACD की लाइन होती है, एक सिग्नल लाइन होती है, एक हिस्टोग्राम होता है। अभी हिस्टोग्राम को हम लोग थोड़ी देर भूल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, MACD की लाइन और सिग्नल लाइन, ठीक है। अभी सिंपल सा क्या होता है, बुलिश क्रॉस ओवर यानी कि बाय सिग्नल, बेरिश क्रॉस ओवर यानी कि सेल सिग्नल। अब ये बुलिश क्रॉस ओवर, बेरिश क्रॉस ओवर, ये सुना सुना लग रहा है ना, ये हम लोग ने डिस्कस करा था मूविंग एवरेज वाले वीडियो में। अगर आपने मूविंग एवरेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो जाके देख लो, और उसके बाद फिर ये MACD वाला कॉन्सेप्ट देखना, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ गया जो क्रॉस ओवर वाला कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेजेस में था, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप क्या देना चाहूँगा, देखो MACD क्रॉस ओवर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन के साथ आप यूज़ करो, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो आपको इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखना। चलिए हम लोग इसके कुछ लिमिटेशन या इसके कुछ कॉन्स देख लेते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है, देखो ये भी लैगिंग इंडिकेटर है, सिग्नल थोड़ा सा इसका लेट आता है, साइडवेज मार्केट में विप्सो हो जाता है। विप्सो यानी कि ये साइडवेज मार्केट में इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसको एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। नो फिक्स्ड रेंज, हार्डर टू जज एक्सट्रीम्स, ठीक है। हार्डर टू जज एक्सट्रीम यानी कि क्या, कभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो गया तो उसके अंदर वापस ये आपको बहुत ज़्यादा फॉल सिग्नल दे सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट सिग्नल दे सकता है, जिससे आपके जो ट्रेड के जो नंबर्स है, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे, बट इसका जो आपका जो इफेक्टिवनेस है वो उतना कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एमएससीडी को आपको ट्रेंडी मार्केट में यूज़ करना चाहिए, वो तभी आपको एमएससीडी आपको ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली सिग्नल दे पाएगा। ठीक है, कुछ हम लोग चार्ट पे एग्जाम्पल देखते हैं चलो इसके। अभी आप यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, ब्लू वाली लाइन, ये है आपकी एमएससीडी की लाइन, और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये आपकी है सिग्नल लाइन। तो जब भी एमएससीडी की लाइन ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल लाइन को काटती है तो मार्केट में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप देखो इस लेवल पे कट किया था उसने, जबकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट आ गई थी। आप देखो यहाँ से इतना एक अच्छा खासी गिरावट आ गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद सिग्नल इसने इस लेवल पे दिया। आप देखो कितने टाइम तक थोड़ा देर साइडवेज था, बट उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट आया, गिरावट आई। लेकिन कैसा है, जैसा कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस करा था कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, पहले प्राइस एक्शन हो जाता है और उसके बाद हम लोग को इसका चार्ट पर इसका जो इफेक्टिवनेस है वो दिखता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप इतना बड़ा एक मूव आप लॉस कर लोगे और उसके बाद आपको एंट्री, उसके थोड़ी देर बाद आपको मेन प्रॉफिट दिखा, क्योंकि आपकी एंट्री तो इस लेवल के आसपास हो गई, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी देर तो रुकना पड़ा, ठीक है, आधा 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ा, उसके बाद जाके आपका मूव आया, ठीक है। अभी इसके अंदर जो स्मार्ट ट्रेडर रहेगा, जो प्रो ट्रेडर रहेगा ना, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली यहीं पर एंट्री नहीं बनाएगा, वो वेट करेगा कि भाई यहाँ पर से मार्केट कितना गिर रहा है, रेंज कैसी बन रही है, अगर यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन बन रहा है कि उसका वेट करेगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेशन बना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एंट्री नहीं करेगा। अभी देखो काफ़ी लोगों को ना, आप लोगों को ये सवाल होगा कि मुझे कैसे मालूम कि आगे कंसोलिडेशन बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। देखो जो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन है ना, हमेशा ये देखना चाहिए कि जब भी अगर पिछली 3-4 कैंडल में इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव आया है और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बन रही है, 99% ऑफ द टाइम वहाँ पर कंसोलिडेशन ही होगा। अगर पहले ही छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैसा है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए, फिर उसके बाद लोग ने थोड़ा टाइम दिया बायर्स को कि यहाँ पर आप एंट्री बनाओ, फिर उसके बाद जैसे ही बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई वापस सेलर्स एक्टिवेट हो गए। वैसा मार्केट काम करता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो आप इजीली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो एमएससीडी की लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करा, इसी लेवल के पास एग्जैक्टली। अभी इधर क्या हो गया, जिस लेवल पे क्रॉस ओवर दिखाया उसी लेवल के पास से यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम आगे भी देखोगे, यहाँ पर देखो एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करा और वहीं से सेलिंग भी आ गई है। तो यहाँ पर ये जो मार्केट है प्रॉपर ट्रेंडी मार्केट था, इतना ज़्यादा अपसाइड मूव आया, फिर उसके बाद बेरिश मूव आया, इसके पहले यहाँ पर अपसाइड मूव था, फिर यहाँ पर एक पुल बैक था, फिर बेरिश मूव था। तो यहाँ पर एक ट्रेंडी मार्केट है। तो ऐसे मार्केट में एमएससीडी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करके देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स आपको दे सकता है। तो इससे आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप मूविंग एवरेजेस और एमएससीडी दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपको और अच्छी तरीके से मतलब ट्रेड इफेक्टिव लेने के लिए आपको ज़्यादा और हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग का तीसरा इंडिकेटर के बारे में समझते हैं कि कौन सा तीसरा इंडिकेटर है जो आपको हेल्प कर सकता है। जो तीसरा इंडिकेटर है वो है स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। अभी ये जो आरएसआई हम लोग ने जो पढ़ा था ना कुछ देर पहले, ये समझो उसी का कजिन भाई है। ये भी उसी तरीके से काम करता है, बस इसका जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो रेंज है वो थोड़ा सा अलग है। अभी इसके अंदर भी आरएसआई जैसा 0 to 100 का रेंज होता है। 80 के ऊपर गया तो ओवरबॉट हो गया, 20 के नीचे गया तो ओवर सोल्ड हो गया। बाय द वे आरएसआई में, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में, आप ये लोग की जो वैल्यूज है ना, जैसे 80 के ऊपर ओवरबॉट या 20 के नीचे ओवरसोल्ड, ये आप सेटिंग्स में जाकर उसकी चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कैसे चेंज करते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा या फिर शॉर्ट्स के जरिए मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे चेंज करा जाता है। या फिर आप यूट्यूब पे दूसरे कोई भी क्रिएटर का वीडियो देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान सी चीज़ है वो, ठीक है। या भी इसके स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की लिमिटेशंस क्या है, टू सेंसिटिव मेनी फॉल सिग्नल्स इन वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब सिग्नल्स देगा वो, ठीक है। जब मिसलीडिंग इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, तो देखो जैसे एमएससीडी में हमेशा अपने को एमएससीडी का भी यूज़ करना चाहिए जब ट्रेंडी मार्केट हो। वैसे ही स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आपको ट्रेंडी मार्केट में यूज़ नहीं करना है। ये आपको साइडवेज मार्केट में ज़्यादा अच्छे से काम आ सकता है, जहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट है। वोलेटाइल मार्केट नहीं, देखो वोलेटाइल मार्केट और साइडवेज मार्केट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साइडवेज मार्केट होगा वो एक ही रेंज में जा रहा है। वोलेटाइल मार्केट में क्या होगा, वो बहुत बड़ी एक रेंज में जा रहा है, जिधर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिर सकता है या ज़्यादा बढ़ सकता है, वो बिल्कुल भी पता नहीं है। वैसे मार्केट से तो एज अ बिगिनर आपको तो दूर ही रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा एज अ बिगिनर तो आपको साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना चाहिए, सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए। और ऑसिलेटर का, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का एक और एक लिमिटेशन है कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, जैसे इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से, बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से
ये उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म एनालिसिस के हिसाब से जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हो, उसके हिसाब से इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये। चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर दिखता कैसे चार्ट में। देखो आप यहाँ पर देखोगे इसका भी RSI जैसा है, यहाँ पर ये 80 की वैल्यू, ये 20 की वैल्यू है, जो बीच में ग्रीन लाइन है ये सब वो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की लाइन है। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 20 के नीचे गया, इसी लेवल के पास कितना अच्छा बड़ा मूव है, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर ये ट्रेंडी मार्केट में इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता। आप देखो कितने बार इधर यहाँ पर ओवरबॉट बताया, लेकिन मार्केट यहाँ से गिरा नहीं गिरा, ठीक है। वापस यहाँ पर देखो ओवरबॉट नहीं गिरा। अभी आप यहाँ पर देखो इस लेवल के पास इसने ओवरबॉट दिखा, तभी मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत गिर रहा था। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप कौन से इंडिकेटर को कौन से मार्केट में यूज़ करते हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ इंडिकेटर समझना, इंडिकेटर यूज़ करना ही आपका एक स्ट्रैटेजी नहीं होता है। कौन सा इंडिकेटर को कौन से मार्केट में यूज़ करना चाहिए, वो सबसे बड़ा आपका एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होना चाहिए। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर इसने 3-4 बार हम लोग को ओवरबॉट का साइन दिया, लेकिन वो 80 के नीचे नहीं जा पाया, 80 के ऊपर ही था, 80 के नीचे नहीं जा पाया। बट यहाँ पर भी आप देखो मार्केट कितना अच्छे तरीके से साइडवेज था। जहाँ पर इसने ये वाला जो आप देखो, ये वाला जो इसने यहाँ पर ये दिया, सिग्नल दिया, उसके बाद भी मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज ही था, ठीक है, और फिर उसके बाद में गिरा। तो ऐसे सब इंडिकेटर ना थोड़े से लैगिंग हो जाते हैं। देखो मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो तो इसके अंदर क्या करना चाहिए मालूम है क्या आप लोगों ने, कि 2 या 3 इंडिकेटर के बारे में सीखो। आपको चाहे कोई भी इंडिकेटर सीखो, आप RSI के बारे में समझो, आप MACD के बारे में समझो, बॉलिंजर बैंड्स के बारे में समझो, सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया। बाय द वे सबके ऊपर मैंने वीडियो डाला है चैनल पर, जैसा मैंने बताया था 3-4 साल पहले डाला था, तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन है ना, जब तक आप इन 2 या 3 इंडिकेटर के बारे में जब तक आप अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हो, अच्छे से समझ नहीं पाते हो, तब तक आप नए इंडिकेटर के बारे में मत सीखो। तो एक काम करना, पहले आप मूविंग एवरेजेस के बारे में सीखो। मेरा मूविंग एवरेजेस वाला वीडियो जो मैंने रिसेंटली डाला था वो देख लो, ऊपर आपको आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वो देख लो, उसके बारे में आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप उसके बारे में स्टडी करो, देखो क्या आपकी स्ट्रैटेजी बन रही है, आपके करंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसे आपको ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने एक बार वो डेटा पॉइंट बना लिया, पहले आप देखो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हटा दो। RSI पकड़ो, फिर RSI के बारे में सीखो, 1 महीना उसको यूज़ करो। ज़रूरी नहीं आपको ट्रेड करना है, ठीक है। आप इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग वैसे करके करो। आप पैसे लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपका जो करंट रेट सब चल रहा है उसको रहने दो, दूसरे चार्ट्स पर ऑब्जर्व करो, दूसरे मार्केट पर ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आप 2-3 इंडिकेटर के बारे में सीख गए ना, कि आपको साइडवेज मार्केट में आपको RSI काम आ गया, ट्रेंडी मार्केट में आपको सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेजेस वो सब काम आ गया, MACD काम आ गया। तो आपको वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज है या मार्केट ट्रेंडी है, क्योंकि आपके पास प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम एनालिसिस का कंफर्मेशन तो है ही, साथ ही साथ आपको मूविंग एवरेजेस और सब दूसरे इंडिकेटर का भी कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।